हेलो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू द कंसेप्ट ऑफ कंपाउंडिंग। आज के इस सेशन में मैं आपके साथ कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस करूंगा। आज के इस सेशन में हम सीखेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपाउंडिंग, what are the principles of compounding and compounding under different acts. For example, Companies Act, for example SEBI, under FEMA, under Criminal Procedure Code 1973. सबसे पहले कंपाउंडिंग का मीनिंग चेक करेंगे कि कंपाउंडिंग का क्या मीनिंग है। आइए सर। कंपाउंडिंग ऑफ compounding of offenses. आप साथ साथ नोट करेंगे। देखो बेटा, एक है एक्यूज्ड, एक अक्यूज्ड है और एक कंप्लेनेंट है। एक्यूज्ड और कंप्लेनेंट दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो गया है। कंप्लेनेंट ने जिसके ऊपर शिकायत की थी, अब एक्यूज्ड में और कंप्लेनेंट में, शिकायतकर्ता में और जिस पर इल्जाम लगाया है, उनके बीच में एक एग्रीमेंट हो गया है। एक सेटलमेंट टाइप उनके बीच में हो गया है। वो नहीं चाहते कि उनके ऊपर लेंथी लिटिगेशन, वो नहीं चाहते, वो मुकदमेबाजी नहीं चाहते। दोनों एग्रीमेंट करने के बाद ज्वाइंट एप्लीकेशन कोर्ट के पास फाइल करेंगे कि वी हैव एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट और हम कंपाउंडिंग चाहते हैं। तो कोर्ट उस एग्रीमेंट को अलाउ करेगा या नहीं करेगा, दैट डिपेंड्स अपॉन द प्रिंसिपल्स ऑफ कंपाउंडिंग। वो कंपाउंडिंग के प्रिंसिपल्स के ऊपर डिपेंड करता है। हम कंपाउंडिंग के कुछ प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम कंपाउंडिंग का मीनिंग पढ़ लेते हैं कि कंपाउंडिंग का मीनिंग क्या है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ कंपाउंडिंग। तो स्क्रीन पर आपके सामने मैंने कंपाउंडिंग का मीनिंग रखा है। आइए बेटा, हम इसको पढ़ेंगे। क्या मीनिंग है कंपाउंडिंग का? कंपाउंडिंग मीन्स accused
एक पर्सन है बेटा, वो एक्यूज्ड है, एंड द कंप्लेनेंट के बीच में कम टू टर्म्स यानी एग्रीमेंट हो गया है, ठीक है, हैव कम टू टर्म्स यानी वो टर्म्स एंड कंडीशंस उनकी फाइनल हो गई हैं, यानी क्या उनके बीच में एग्रीमेंट हो गया है, एंड द डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टीज हैज बीन सेटल्ड, और डिस्प्यूट जो था वो सेटल्ड हो गया है, उसका सेटलमेंट हो गया है, एमिकेबली, सेटल्ड एमिकेबली, यानी दोनों पार्टीज खुश हैं, दोनों पार्टी विन विन सिचुएशन पर हैं, दोनों पार्टीज को ये विश्वास हो गया है, वो बोलता है कि मैं जीत गया, वो सोचता है कि मैं जीत गया, दोनों पार्टीज को ये लगता है कि अगर हम लिटिगेशन में जाएंगे तो न्याय पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन हम मेंटल एग्नी से बच गए हैं, हम भागदौड़ से बच गए हैं, और हमारा टाइम बच गया है, हमारे रिसोर्सेज बच गए हैं, और मुकदमेबाजी में कुछ रखा नहीं है, तो वो आपस में एग्रीमेंट कर लेते हैं, ठीक है, वो अपने डिस्प्यूट को एमिकेबली सेटल्ड कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं बेटा? बाय एग्रीमेंट कर लेते हैं, उनके बीच में क्या है बेटा? बाय एग्रीमेंट कर लेते हैं। एंड द कंप्लेनेंट एग्रीज नॉट टू प्रोसिक्यूट, कंप्लेनेंट किस बात के लिए एग्री है? नॉट टू प्रोसिक्यूट द एक्यूज्ड, कि वो एक्यूज्ड पर मुकदमा नहीं करेगा। एक्यूज्ड और कंप्लेनेंट कोर्ट को ज्वाइंट एप्लीकेशन करेंगे। Accused and the complainant then made a joint application to the court that parties have come to terms. Parties have come to terms. May not proceeded with. May not proceeded with का मतलब क्या है बेटा? कि वो जो मुकदमा था, वो जो शिकायतकर्ता ने शिकायत करी थी, वो उसके साथ नहीं जाना चाहता, विद द डिस्प्यूट कर लो, वो मुकदमेबाजी नहीं चाहता, मुकदमेबाजी करना नहीं चाहता, आपस में सेटलमेंट करना चाहता है। कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस अलाउज, ये अलाउ करता है। क्या अलाउ करता है? accused to avoid lengthy process of criminal prosecution which would save cost, जिससे क्या बचत होगी? कॉस्ट, आपको मुकदमेबाजी की जो कॉस्ट होती है वो बच जाएगी, आपका टाइम बच जाएगा, आपकी मेंटल एग्नी वगैरह दिमागी तौर पे जो परेशानी होती है मुकदमा करने के बाद। हमारे भारत में ये कहावत है कि वकील और डॉक्टर के पास तो दुश्मन भी ना जाए, यानी शिकायतकर्ता और अदर पार्टी डिफेंडेंट दोनों को मेंटल एग्नी होती है, दोनों का खर्चा होता है, दोनों का टाइम खर्च होता है, कॉस्ट दोनों की बचती है, टाइम दोनों का बचता है, और दिमागी परेशानी, मेंटल एग्नी बोले तो दिमागी परेशानी दोनों की बचती है। अब यहां पे विन विन सिचुएशन कैसे होगी? एक्यूज्ड कंप्लेनेंट को कंपाउंडिंग इन रिटर्न फॉर पेमेंट ऑफ कंपाउंडिंग चार्जेस, यानी वो कुछ ले देकर बात को खत्म करेंगे, इन रिटर्न फॉर पेमेंट ऑफ कंपाउंडिंग चार्जेस, ठीक है। जनरली ऑफेंसेस विच आर ऑफ अ प्राइवेट नेचर एंड रिलेटिवली नॉट सीरियस, यानी सीरियस ऑफेंसेस हैं, सीरियस ऑफेंसेस, जो सीरियस ऑफेंसेस होते हैं वो कंपाउंडेबल होते हैं, कंपाउंड नॉट सीरियस ऑफेंसेस कंपाउंडेबल होते हैं,
जो सीरियस ऑफेंसेस हैं वो नॉन कंपाउंडेबल होते हैं। नॉट सीरियस कंपाउंडेबल होते हैं और सीरियस नॉट कंपाउंडेबल होते हैं। ठीक है, तो कंपाउंडिंग एक्चुअली है क्या? कंपाउंडिंग बेटा इज अ गुड वे ऑफ सेटलिंग डिस्प्यूट और मैटर्स। जो भी उनके बीच में मुकदमा है, जो भी मैटर है, उसको सेटल करने का एक अच्छा तरीका है। ठीक है, आई होप आपको समझ में बात आई होगी। आज हम क्या करने वाले हैं? सेटलमेंट ऑफ प्राइवेट डिस्प्यूट्स विच आर नॉट सो सीरियस। कैसे होता है? अक्यूज्ड और कंप्लेनेंट के बीच में एग्रीमेंट हो जाता है। एग्रीमेंट करने के बाद दोनों पार्टीज अपनी कॉस्ट को सेव करना चाहते हैं। क्या सेव करना चाहते हैं सर? कॉस्ट। क्या सेव करना चाहते हैं? टाइम। ठीक है, किससे बचना चाहते हैं? मेंटल एग्नी से बचना चाहते हैं, दिमागी परेशानी से बचना चाहते हैं। ठीक है, ये तीन ऑब्जेक्टिव हैं, ये तीन कंपाउंडिंग के ऑब्जेक्टिव्स हैं कि पार्टीज इन सब से बचना चाहते हैं। ये क्या है बेटा? इनके ऑब्जेक्टिव्स। कॉस्ट से बचना चाहते हैं, कोर्ट में जो खर्चा होता है उससे बचना चाहते हैं, अपने टाइम को बचाना चाहते हैं, मेंटल एग्नी से बचना चाहते हैं। तो कंपाउंडिंग। अब कंपाउंडिंग किन ऑफेंसेस का होता है? जो ज्यादा सीरियस ऑफेंसेस होते हैं उनका कंपाउंडिंग नहीं हो सकता। चलिए हम कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ कंपाउंडिंग देखेंगे बेटा। तो ये प्रिंसिपल्स हमने कैसे बनाए हैं, है ना? ये प्रिंसिपल्स हमारे पास कैसे आए हैं? आइए इनके बारे में थोड़ा हम सीखेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ कंपाउंडिंग। आप एक हेडिंग बनाइए और मेरे साथ नोट कीजिए, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ कंपाउंडिंग। डिफरेंट कंपाउंडिंग प्रिंसिपल्स। आप फैक्टर कह सकते हैं, आप प्रिंसिपल भी कह सकते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ कंपाउंडिंग। या आप कह सकते हैं डिफरेंट फैक्टर्स। तो नंबर फर्स्ट, आइए बेटा आप एक एक करके नोट करेंगे। नंबर फर्स्ट, वेदर वॉयलेशन, जो वॉयलेशन हुआ है, वेदर वॉयलेशन इंटेंशनल, जो भी वॉयलेशन ऑफ लॉ हुआ है क्या वो इंटेंशनल था या कुछ काम गलत हो जाते हैं तो कुछ इंटेंशन से होते हैं, कुछ नॉन इंटेंशन से होते हैं। तो इंटेंशन कोड देखता है कि इंटेंशन पार्टीज की क्या थी। ठीक है, इंटेंशंस कैसे पता चलती हैं कि पार्टीज का कितना गलती माइंड है, मेंस रिया क्या है। ठीक है, क्या देखा जाता है बेटा? मेंस रिया। टेक्निकली क्या बोलते हैं इस बात को? मेंस रिया, गलती माइंड। ठीक है, गलती माइंड कितना है? मेंस रिया मीन्स गलती माइंड। ठीक है, पार्टीज का गलती माइंड कितना है? मेंस रिया, डिग्री ऑफ मेंस रिया क्या है? वेदर वायलेशन इंटेंशनल और नॉन इंटेंशनल। दूसरी चीज देखी जाती है बेटा, पार्टीज कंडक्ट।
इन इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, ये जो नियम बना रहा हूं बेटा, ये मेरे बनाए हुए नहीं है, ये किसी माई के लाल के बनाए हुए नहीं है। ये जो कंपाउंडिंग ऑफ प्रिंसिपल्स हैं, ये जो डिफरेंट एक्ट्स में कंपाउंडिंग होती है उनके ऊपर बेस्ड बनाए हुए प्रिंसिपल्स हैं। ये किसी की लिखे हुए प्रिंसिपल नहीं है, ये कोर्ट ने, गवर्नमेंट ने एडमिट किए हैं कि दीज आर द प्रिंसिपल्स ऑफ कंपाउंडिंग। पार्टीज कंडक्ट इन इन्वेस्टिगेशन। पार्टी का इन्वेस्टिगेशन जब हुआ केस का, तो पार्टी का कंडक्ट कैसा था? क्या उसने कोऑपरेशन किया? क्या उसने जो जो बातें डिस्क्लोजर में उससे पूछी गई, क्या उन बातों का उसने डिस्क्लोजर किया? इस बारे में कंपाउंडिंग पे फर्क पड़ता है। ठीक है, ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस। ठीक है, कुछ ऐसे ऑफेंस होते हैं जिससे एक आदमी को नुकसान होता है, और कुछ ऐसे ऑफेंसेस होते हैं बेटा जिसपे पूरी मार्केट को लॉस होता है। मैं ऐसे कुछ एग्जांपल देता हूं आपको। फॉर एग्जांपल, से इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग से ये बहुत बड़ी अनएथिकल प्रैक्टिस है हमारे स्टॉक एक्सचेंजेस में। इनसाइडर ट्रेडिंग, मार्केट मैनिपुलेशन। ठीक है, अगर पब्लिक एट लार्ज का नुकसान हो करा है आपने, तो वहां कंपाउंडिंग नहीं होगी आपकी, वहां तो सजा मिलेगी ही मिलेगी, वहां तो फाइन, जो पनिशमेंट लॉ ने प्रिस्क्राइब की है वो तो आपको भोगनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब तक 3 बातें हमने सीखी है कि क्या आपका इंटेंशनल था, जो ऑफेंस किया है वो इंटेंशनल था, पार्टी ने इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेशन किया है कि नहीं किया है, ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस क्या था। इनसाइडर ट्रेडिंग, ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस के एक कुछ एग्जांपल दिए बेटा। इनसाइडर ट्रेडिंग लिख सकते हैं, एक और लिख सकते हैं आप मार्केट मैनिपुलेशन। ठीक है, और एक बात और देखेंगे, हिस्ट्री ऑफ नॉन कंप्लायंस क्या है। हिस्ट्री ऑफ नॉन कंप्लायंस, उसी नेचर का ऑफेंस करने की बार बार हैबिट पड़ी हुई है एक्यूज्ड को, क्या उसका गुड ट्रैक रिकॉर्ड है? यानी ऐसा ऑफेंस कि पहले कोई हिस्ट्री नहीं है। ठीक है, तो देखा जाएगा बेटा हिस्ट्री क्या है उसकी। अगर बार बार उसी नेचर का ऑफेंस वो करेगा तो कंपाउंडिंग कोर्ट नहीं अलाउ करेगा। ये हम कुछ बेटा प्रिंसिपल्स पढ़ रहे हैं, चाहे वो कंपनीज एक्ट हो, चाहे वो सेबी हो, चाहे वो फेमा हो, चाहे वो सीआरपीसी हो, कोई भी एक्ट हो, तो इन प्रिंसिपल्स को बेस बना के, ये प्रिंसिपल्स सारे एक्ट्स को पढ़कर बनाए गए हैं कि डिफरेंट डिफरेंट एक्ट ने इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं और कंपाउंडिंग अलाउ करते हैं। तो हमने कितनी बातें सीखी हैं बेटा? वेदर वायोलेशन इंटेंशनल और नॉन इंटेंशनल, पार्टीज कंडक्ट इन इन्वेस्टिगेशन, पार्टी ने इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेशन किया है कि नहीं किया, ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस क्या है, ठीक है, और हिस्ट्री ऑफ नॉन कंप्लायंस क्या है या गुड ट्रैक रिकॉर्ड है। वेदर देयर वर सर्कमस्टांसेस, एक पॉइंट और लिखेंगे, वेदर देयर वर circumstances beyond the control of the party, क्या इस तरह के हालात थे जो पार्टी के कंट्रोल में नहीं थे। whether there were circumstances beyond the control of the party, क्या इस तरह के सर्कमस्टांसेस बन गए थे जो पार्टी के कंट्रोल में नहीं थे। ठीक है, तो ये भी एक फैक्टर है कंपाउंडिंग का। आइए बेटा, कंपाउंडिंग क्या हम आगे देखेंगे। शाबाश।
सिक्स्थ पॉइंट हम पढ़ेंगे कंपाउंडिंग में। ठीक है, अब तक आपने 5 पॉइंट देखे हैं, आप साथ साथ नोट भी कर रहे हैं। ठीक है, और समझते भी जा रहे हैं। 6th पॉइंट, ऑफेंस इज माइनर इन नेचर। छोटा मोटा ऑफेंस है, ज्यादा सीरियस ऑफेंस करोगे तो वो नॉन कंपाउंडेबल हो जाएगा। कंपाउंडिंग अलाउ होगी माइनर ऑफेंसेस में। ठीक है, और ज्यादा तगड़े तगड़े ऑफेंस करोगे तो नॉन कंपाउंडेबल हो जाएंगे। एक है बेटा कंप्लायंस शेड्यूल। प्रपोज्ड बाय एक्यूज्ड। आपने वॉयलेशन किया था, नॉन कंप्लायंस किया था, तो अब आपने अथॉरिटी को बताया है, सेबी को बताया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बताया है कि अब आप एक शेड्यूल बता रहे हैं कि जो जो हमने गड़बड़ियां की हैं, जो जो हमने गड़बड़ झाले किए हैं, उनको हम दूर कर देंगे। जो नॉन कंप्लायंस किया है उसका हम कंप्लायंस कर देंगे। ठीक है, इकोनॉमिक बेनिफिट पार्टीज को कितना फायदा हुआ है और दूसरी को कितना लॉस हुआ है। एक पार्टी को कितना बेनिफिट हुआ है और दूसरे को कितना लॉस हुआ है। नॉन कंप्लायंस की वजह से कितना नुकसान एक पार्टी ने झेला है और उसको कितना बेनिफिट हुआ है। ठीक है बेटा, और अगर आपके नॉन कंप्लायंस की वजह से इन्वेस्टर्स को लॉस हुआ है, क्या आपने उनके क्लेम्स को सेटिस्फाई किया है? सेटिस्फैक्शन ऑफ क्लेम्स ऑफ इन्वेस्टर्स। तो ये भी एक कंपाउंडिंग का इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपके नॉन कंप्लायंस की वजह से नुकसान हो गया है पार्टी को, इन्वेस्टर्स को, शेयर होल्डर को, क्या आपने उनके क्लेम को सेटिस्फाई कर दिया है? अगर आपने उनके क्लेम को सेटिस्फाई कर दिया है तो ये भी कंपाउंडिंग का एक अच्छा रीजन हो सकता है। सेकंड, पार्टी is facing other litigation on the same matter। कहीं कोई और मुकदमा तो नहीं चल रहा, कहीं मैटर सब जडाइज तो नहीं है, कहीं कुछ और शिकायत तो नहीं हो रखी पार्टी के ऊपर किसी और कोर्ट में। तो ये भी कंपाउंडिंग का एक फैक्टर है। अगर मुद्दा सब जडाइज है तो उसके ऊपर कंपाउंडिंग नहीं होगी। ठीक है, शाबाश बेटा। आई थिंक मैंने लगभग सभी इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो भी फैक्टर्स हैं बेटा, जो भी प्रिंसिपल्स हैं, इसके अलावा हम इस लिस्ट को हम फिनिश करते हैं। अदर्स, या इसको हम
ये बोलते हैं अदर फैक्टर्स। इसको हम बोलते हैं बेटा अदर फैक्टर्स ऑफ कंपाउंडिंग। इनके अलावा कोर्ट कुछ अदर फैक्टर्स को भी कंसिडर कर सकता है। तो आज के इस सेशन में मैंने आपको क्या बताया बेटा? मैंने आपको बताया कि कंपाउंडिंग का मीनिंग क्या है। आओ एक बारी हम डिस्कस करेंगे कंपाउंडिंग का मीनिंग क्या है। आओ बेटा, meaning of compounding of offense. Compounding means that the accused and the complainant have come to terms and the dispute between the parties has been settled amicably by agreement, and the complainant agrees not to prosecute the accused. The accused and the complainant then made a joint application to the court that the parties have come to terms may not be proceeded with the suit. Compounding of offences allow accused to avoid lengthy process of criminal prosecution which would save cost, time, mental agony, etc. in return for the payment of compounding charges. Generally, offences which are of private nature and relatively not serious are made compoundable. That means serious offences are not compoundable. Not serious offences are compoundable. तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है विच टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस आर कंपाउंडेबल एंड विच आर ऑफ नॉट कंपाउंडेबल। एक्चुअली कंपाउंडिंग को हम बिल्कुल ब्रीफली अगर हम बताना चाहें, एक लाइन में हम इसको एक्सप्लेन करना चाहें तो कैसे करेंगे? कंपाउंडिंग इज अ गुड वे ऑफ सेटलिंग डिस्प्यूट और मैटर्स। कंपाउंडिंग इज अ गुड वे ऑफ सेटलिंग डिस्प्यूट्स और मैटर्स। There are certain principles of compounding. First is whether violation is intentional or whether violation is intentional. डिग्री ऑफ मेंस रिया क्या है? मेंस रिया मीन्स गलती माइंड कितना है। अगर जानबूझकर किया हुआ ऑफेंस है, इंटेंशनल है, तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके ऊपर कंपाउंडिंग अलाउ या डिस अलाउ की जाती है। पार्टी का इन्वेस्टिगेशन में कंडक्ट कैसा था? ग्रेविटी ऑफ ऑफेंसेस क्या था? ग्रेविटी ऑफ ऑफेंसेस मतलब कितना सीरियस ऑफेंस है। ग्रेविटी ऑफ ऑफेंसेस बोले तो ऑफेंस सीरियस है या नॉन सीरियस है। ठीक है, gravity of offenses means whether offense is serious or non serious. जैसे फॉर एग्जाम्पल मार्केट मैनिपुलेशन करोगे, इनसाइडर ट्रेडिंग करोगे, तो such offenses are of very serious nature. हिस्ट्री ऑफ नॉन कंप्लायंस हम देखेंगे बेटा। जो पार्टीज टू डिस्प्यूट हैं उनका हिस्ट्री ऑफ नॉन कंप्लायंस क्या है, क्या उनका अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, तो इस बात पे कंपाउंडिंग कोर्ट अलाउ करता है। वेदर देयर वर सर्कमस्टांसेस बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द पार्टी, ये बात चेक करी जाएगी। अगर हालात पार्टी के बस के बाहर थे, यानी उसका कोई गलती माइंड नहीं था, उसकी ऑफेंस करने की कोई इंटेंशन नहीं थी, तो कंपाउंडिंग यूजुअली अलाउ कर देते हैं। और अब हम कुछ और बातें भी डिस्कस करेंगे इसके अंदर बेटा। क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। एक क्वेश्चन एग्जाम में क्या आएगा बेटा? आप लिख सकते हैं क्वेश्चन, व्हाट यू मीन बाय कंपाउंडिंग
and what are the principles of compounding. Next है offenses is minor in nature. Offenses is minor in nature. अगर offenses छोटा मोटा offense है तो नॉन सीरियस ऑफेंस है तो कंपाउंडिंग हो सकती है. हम पढ़ रहे हैं वो कौन कौन से फैक्टर हैं, वो कौन कौन सी बातें हैं जिनके ऊपर कंपाउंडिंग अलाउ किया जाएगा. कंप्लायंस शेड्यूल प्रपोज्ड बाय द एक्यूज्ड. एक्यूज्ड ने क्या कंप्लायंस शेड्यूल प्रपोज किया है. वो कहता है कि मेरे से गलती से नॉन कंप्लायंस हो गया था, मुझे पता नहीं था, मुझे माफ कर दो, पहली बार हुआ है, गलती आगे से नहीं होगी और मैं इस तारीख को कंप्लायंस ला का कर दूंगा जो वॉल्यूशन मैंने किया है. इकोनॉमिक बेनिफिट, जो इकोनॉमिक बेनिफिट पार्टीज को हुआ है वो क्या है, लॉस कितना हुआ है. जो इन्वेस्टर्स का आपने लॉस किया था इनसाइडर ट्रेडिंग से या कोई भी ऑफेंस से, आपके नॉन कंप्लायंस की वजह से अगर किसी का लॉस हुआ है, शाबाश, तो वो कितना हुआ है. क्या पार्टी कोई और लिटिगेशन भी फेस कर रही है कि नहीं कर रही है, ठीक है, ऑन द सेम मैटर. ये सब बातें, शाबाश, ये सब बातें कोर्ट कंसीडर करेगा. इनके अलावा कुछ अदर फैक्टर्स भी हो सकते हैं. लिस्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव, लिस्ट इज ओनली एग्जाम्पल्स प्रोवाइड करने के व्यू से. दीज आर सर्टन एग्जाम्पल्स ऑफ कंपाउंडिंग, ठीक है. These are factors of compounding. You can say these are principles of compounding. ठीक है. For the sake of providing you some examples कि वो factors कौन कौन से हो सकते हैं जहां पर compounding allow है. List is not exhaustive. There could be many other matters. ठीक है बेटा, जहां पे compounding allow हो सकती है या डिसअलाउ हो सकती है. ठीक है, आप इन सब बातों को ध्यान से पढ़ेंगे. अगले इस कंपाउंडिंग के सेकंड पार्ट में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कंपाउंडिंग अंडर डिफरेंट एक्ट्स. कंपाउंडिंग अंडर डिफरेंट एक्ट्स. हम बात करेंगे कंपनीज एक्ट 1956 की, हम बात करेंगे फेमा की, हम बात करेंगे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 की और हम बात करेंगे सेबी एक्ट की. इन सब बातों को हम डिस्कस करेंगे कंपाउंडिंग के सेकंड पार्ट में. ठीक है, तो नेक्स्ट जो सेशन होगा वो कंपाउंडिंग का सेकंड पार्ट होगा. तब तक आप कंपाउंडिंग का मीनिंग याद कर लीजिए और कंपाउंडिंग के प्रिंसिपल्स अच्छे से पढ़ लीजिए. ठीक है, अगले सेशन में मैं आपको करवाऊंगा कंपाउंडिंग अंडर डिफरेंट एक्ट्स. थैंक्स अ लॉट.